हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम लेकर हाजिर हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला बिंदु है भारत द्वारा आयुध वस्त्र का पहला रक्षा निर्यात। भारत ने अभी आयुध वस्त्र का पहला रक्षा निर्यात किया है, तो किसे किया है? सूरीनाम गणराज्य को। दोस्तों एक बात और ध्यान दें, भारत इससे पहले भी रक्षा निर्यात करता रहा है। यह कोई पहला रक्षा निर्यात नहीं है, यह उत्पादों के अलग अलग उत्पादों का पहला रक्षा निर्यात है। ठीक है, क्योंकि भारत इससे पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, गुयाना को तीसरी पीढ़ी के डोर्नियर विमानों का भी निर्यात कर चुका है, लेकिन भारत अब छोटे रक्षा उत्पादों पर ध्यान दे रहा है। इसी संदर्भ में भारत ने आयुध वस्त्रों, जैसे कि आयुध वस्त्रों में क्या क्या होता है? जीवाणु विरोधी छद्मावरण वर्दी, बैलिस्टिक हेलमेट और सैनिकों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइप के वर्दी का निर्यात भारत ने सूरीनाम गणराज्य को किया है। ठीक है, तो यह बिंदु हम यहाँ पर ध्यान देंगे, सूरीनाम गणराज्य को। और यह निर्यात जो किया गया है, इसका निर्माण आयुध वस्त्र फैक्ट्री अवाडी तमिलनाडु, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बहुत सूरीनाम गणराज्य के बारे में ही जान लेते हैं। यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी है पारामारिबो। ठीक, इसकी राजधानी है पारामारिबो और यह तीन देशों गुयाना, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील से सीमा साझा करता है। यह बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा बिंदु है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों के लिए 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ने से पहले इसमें जान लेते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स मिशन क्या होता है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो वे खनिज जिनकी आपूर्ति सीमित होती है, ठीक है, जिनकी आपूर्ति सीमित होती है और जिनकी जरूरत अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में भारत ने हाल ही में अभी 30 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स का दर्जा दिया है, जिसमें टंगस्टन हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया और तमाम कुछ मिनरल्स आते हैं। ठीक है, यह ध्यान देना है। ठीक, और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह रक्षा उत्पादों और अन्य तकनीक आधारित उद्योगों में अवसंरचना निर्माण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसीलिए इस मिशन को और क्रिटिकल मिनरल्स को और बेहतर तरीके से आपूर्ति होती रहे हमारे देश में, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत चाहता है कि इस आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला में भारत की भी हिस्सेदारी बनी रहे, क्योंकि इसकी आपूर्ति श्रृंखला का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा चीन द्वारा होता है। तो अतः चीन पर आपूर्ति की भार को कम करने के लिए भारत ने अपना खुद का क्रिटिकल मिनरल्स के खनन, अन्वेषण, प्रसंस्करण और उत्पादों की समाप्ति और पुनर्चक्रण हेतु इस मिशन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये बिंदु ध्यान रखना आवश्यक है। ये किस लिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है ई श्रम माइक्रोसाइट। ई श्रम माइक्रोसाइट क्या है, यह देख लेते हैं। ई श्रम माइक्रोसाइट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण में सुधार हेतु इस साइटों का निर्माण किया गया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें ई श्रम माइक्रोसाइटें क्या करेंगी? जो कि रक्षा विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेंगी, जिसे राष्ट्रीय ई श्रम डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार के दोनों द्वारा जो चलाई जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम है, वहां तक पहुंच आसान होगी। इसीलिए यह ई श्रम माइक्रोसाइटों का निर्माण किया जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे यह किस क्षेत्र से संबंधित है और इसका शुभारंभ किसने किया है, यह दोनों बिंदु आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो आज का चौथा पॉइंट है गुजरात का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल। अभी गुजरात सरकार के गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह है अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी क्षेत्र, जो कि कच्छ में पड़ता है। कच्छ रीजन जो है गुजरात का, वहां पड़ता है। इसे गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने
राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषणा की है। और यह जो जैव विविधता विरासत स्थल होता है, इसकी घोषणा आमतौर पर राज्यों द्वारा की जाती है और यह प्रावधान 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। अभी वाशिंगटन में एक विमान हादसा हुआ, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि 2023 के प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में नेपाल में एक एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उस एयरलाइंस का नाम पूछा गया था, इसीलिए यह विमान जरूरी, यह बिंदु जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं अमेरिकन एयरलाइंस का बॉम्बार्डियर CRJ 701 जेट, यह विमान का नाम है, यह ध्यान रखना है। और ये किस एयरलाइंस है, तो अमेरिकन एयरलाइंस है, जो कि रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसमें 67 लोग लगभग मारे गए थे। ठीक है, तो यह बिंदु हम ध्यान रखेंगे। और एक बिंदु और महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि यह जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पोटोमैक रिवर में जाकर गिरा था, पोटोमैक नदी में जाकर गिरा था। आप लोग क्या करेंगे कि मैप में इस रिवर के उद्भव और ये कहाँ पे जाके समाप्त होती उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है लिंकन रिले एक्ट। लिंकन रिले एक्ट, यह अधिनियम अमेरिका का है। ठीक है, यह अधिनियम अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों की समस्या के कारण इनके निर्वासन हेतु लाया है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस समस्या को देखते हुए नए राष्ट्रपति वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस एक्ट को लाया गया है। इसके तहत हत्या, डकैती, चोरी जैसे गंभीर अपराधों में पकड़े गए अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसमें जो इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं और हत्या, डकैती इन सब में शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून का नाम, यहाँ सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस कानून का नाम जॉर्जिया की एक लड़की है, एक छात्रा है लिंकन रिले, उसके नाम पर लाया गया, जो कि यह भी एक अवैध अप्रवासी थी। इसने एक वेनेजुएला अप्रवासी को मार दिया था। इसी संदर्भ में वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और अमेरिकी सरकार को यह एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, तो इसी के नाम पर इस एक्ट को लाया गया है, लिंकन रिले एक्ट। और ये कहाँ से है, ये जॉर्जिया से है, तो यह बिंदु ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले तथ्य की तरफ। अगला बिंदु हमारा पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, इकोवास, इसे क्या कहते हैं, इसी का पूरा नाम है इकोवास, जो कि पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं उनसे मिलकर एक आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ, जिसे इकोवास कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, इस चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि इसने अभी हाल ही में 3 देशों बुर्किना फासो, माली और नाइजर को निकाल दिया है, इस संगठन से निकाल दिया है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर अभी सैन्य तख्तापलट हुआ, जो कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाया, इसीलिए इन तीनों देशों को इकोवास से निकाल दिया गया था। हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इकोवास के बारे में। इकोवास का निर्माण हुआ था 1975 में। इसके कुल अभी वर्तमान सदस्य हैं 12 और इसका मुख्यालय है अबुजा, नाइजीरिया। ध्यान देना है, यह पश्चिमी अफ्रीका के देशों से संबंधित है। ठीक है, तो इस बिंदु को आप ध्यान रखेंगे और यह महत्वपूर्ण बिंदु है, पीसीएस की परीक्षाओं में यह सीधे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो हम देखते हैं कि बेलारूस के नए राष्ट्रपति, अभी हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये 7वीं बार बेलारूस के प्रधानमंत्री बने, सॉरी राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यह बिंदु आप ध्यान रखें। और कौन बने हैं बेलारूस के नए राष्ट्रपति, तो वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब बेलारूस के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट वो है तथ्य है। और यह पूर्वी यूरोप का स्थल रुद्ध देश है, यानी कि इसकी सीमा सागर से नहीं लगती है। ठीक है, और इसके सीमावर्ती जो देश हैं वो है लिथुआनिया, लातविया और रूस। ठीक है, यह बिंदु अभी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने अंतिम बिंदु की तरफ। आज का अंतिम बिंदु है आई स्पॉट पोर्टल। आई स्पॉट पोर्टल, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, इसका संचालन सेबी द्वारा किया जा रहा है। और क्या कारण है इसके गठन का, तो इसे इसलिए स्थापित किया गया है कि यह तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने हेतु एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी के रूप में काम करेगा। ठीक है, जो सेबी जिनका विनियमन करती है, उसमें जो तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं उन्हें बेहतर करने के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी के रूप में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तब यह
हमारी परीक्षा में सीधे आ सकता है कि आई स्पॉट पोर्टल किसने निर्मित किया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान देख लें। उससे पहले हम एक और देख लेते हैं कि सेबी सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सेबी का वास्तविक गठन तो हुआ था 1988 में, लेकिन इसे सांविधिक रूप से सांविधिक दर्जा दिया गया सेबी एक्ट 1992 के तहत। यह बिंदु आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई और इसका कार्य क्या है, तो यह प्रतिभूति बाजार का विनियमन करता है, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और तमाम ऐसे काम करते हैं जो कि प्रतिभूति बाजार से संबंधित होता है। ठीक है, तो हमने आज के डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लिया। अगर यह आपको करंट अफेयर बेहतर लगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी लगा, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा इससे मनोबल बढ़ेगा, हम इसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन के एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।